अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। पत्रों का यह सिलसिला बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। पहले 14 पत्रों में पिता जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदु को जमीन की उत्पत्ति से लेकर जानदार चीजों, पेड़ पौधों, जीवों, समुद्री जीवों, जानवरों, चौपायों और फिर मानव की उत्पत्ति तक का हाल बहुत दिलचस्प ढंग से बताते रहे। मानव की उत्पत्ति के बाद उसका विकास कैसे हुआ, उसने कैसे हथियार बनाने सीखे, शिकार करना सीखा, आग जलाना सीखा, उसने कैसे खेती करना सीखा, उसने कैसे खेती के औजार बनाने सीखे और फिर किस तरह से उसने समूह में, समुदाय में, समाज में जीना सीखा। ये सारी चीजें बताई और इसी सिलसिले में फिरकों की, कौमों की, कैसे उनका गठन हुआ, ये सारी जानकारी छोटे छोटे पत्रों के माध्यम से पिता अपनी पुत्री को बताते रहे। सिलसिला आगे बढ़ा, सभ्यता कैसे विकसित हुई इसकी जानकारी मिली और फिर बात आई मजहब की। और उसमें बहुत दिलचस्प ढंग से बताया गया कि शुरू से ही मानव की एक प्रवृत्ति थी कि उस पर जब भी कोई आपदा आई तो उसने किसी एक तीसरी शक्ति का, जिसे वो देवता मानता रहा, कहीं बादलों में छिपा बैठा देवता मानता रहा, उसको उसके लिए जिम्मेदार माना और फिर उसको खुश करने के लिए भेंट चढ़ाई, बलि देने की प्रथा शुरू हुई और उसमें कुछ कुप्रथाएं भी हुई कि अपने बच्चों तक की बलि दी। इस तरह से बात चलते चलते उस मोड़ पर आ गई जहां यह बताना जरूरी हो गया कि
सारे समुदाय में, सारे कबीले में, समाज में, गुटों में मुखिया, सरदार या सरगना की जरूरत क्यों पड़ी, और किस तरह से जो सबसे बुजुर्ग था उसे तजुर्बेकार मान लिया गया और फिर वो सरदार या सरगना या मुखिया हो गया, और फिर कैसे ये प्रवृत्ति पनपी कि जो सारी संपत्ति, जो कुछ भी खाना उगाना, जो अनाज उगाना, जो कुछ भी समाज में था वो समाज की संपत्ति थी, और कैसे वो व्यक्तिगत संपत्ति, एक खानदान की संपत्ति बनने लगी। किस तरह से वंशवाद की प्रवृत्ति ने अपनी जड़ें जमाई। मैं, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा सगा कोई रिश्तेदार, वही मेरे बाद सरदार बने, वही सारा इंतजाम संभाले, उसी के कहने पर कबीला या समाज या समुदाय चले। 15वें और 16वें पत्र में ये सारी जानकारी बहुत दिलचस्प ढंग से दी गई है, और बेटी को ये बताने की कोशिश जवाहरलाल जी ने की कि किस तरह से मानव के भीतर लालच पनपा। क्योंकि एक बार बेटी ने पिता से पूछा था कि ये बादशाह क्या होते हैं और बादशाह कैसे बन जाते हैं। उसी को व्याख्या करते करते 17वें पत्र में खास तौर पर यह बताया गया है कि राजा किस तरह से निरंकुश और अहंकारी हो जाए और प्रजा की सहनशक्ति जवाब दे जाए तो राजा को गद्दी छोड़नी ही पड़ती है। और शायद उसी में कहीं प्रजातंत्र, लोकतंत्र या गणतंत्र का बीज पनपता है। 18वें पत्र से जो पाषाण और उत्तर पाषाण युग से बाद का मानव था, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसकी जिंदगी का हाल शुरू होता है, जिसमें हमने जाना कि नदियों के आसपास किस तरह से इंसान ने बस्तियां बसाईं और नदियों का मानव के जीवन में क्या महत्व है। 19वें पत्र का शीर्षक है पुरानी दुनिया के बड़े बड़े शहर। पहले इस पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। 19वें पत्र में बात होती है नदी तटों पर बसे प्राचीन नगरों की। सुमेर सभ्यता के मशहूर नगर थे बेबीलोन, निनेवा और असुर। आज इनका केवल नाम भर है। नेहरू जी विस्तार से बताते हैं कैसे अनेक पीढ़ियों तक नगर बसते, फलते फूलते हैं और फिर सभ्यताओं के साथ साथ अनेक कारणों से उनका क्षय होने लगता है और वो नगर नष्ट हो जाते हैं। फिर वे मिट्टी के ढेरों में दब जाते हैं। अक्सर उसी ढेर में या उसके आसपास नए नगर बस जाते हैं। हजारों साल बाद जब पुरातत्व के जानकार लोग इतिहास की पुनः रचना के लिए तरीके से खुदाई करते हैं तो खंडहर, मानव और इसके जीवन से जुड़ी कई चीजों के अवशेष मिलते हैं, जिनसे सभ्यताओं के कालक्रम और उनकी खूबियों का पता चलता है। ऐसे प्राचीन नगर भी हैं जो अब भी फल फूल रहे हैं। सीरिया का प्राचीन दमिश्क नगर ऐसा ही, भारत की काशी भी ऐसी है जो दुनिया की एक प्राचीनतम नगरियों में। इलाहाबाद, कानपुर और पटना भी नदियों के किनारे बसे हैं। भारत में कभी इंद्रप्रस्थ नगर था जो आज की दिल्ली के करीब था। इसी तरह चीन में भी अनेक नगर बसे, उजड़े और नए शहर बसे। इस नगर कथा के जरिए नेहरू जी बाल मन में विराट, उदार और वैज्ञानिक इतिहास दृष्टि विकसित करते हैं। समझाते हैं कि इंसान अपनी 70-80 साल की उम्र के दायरे में और जितनी दूर तक उसकी पहुंच और सोच है उतना ही सोचता है और समझता है कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही होगी जैसी उसके जमाने में है या उसके आसपास है। लेकिन इतिहास के बारे में दृष्टि तो हजारों सालों और हजारों पीढ़ियों के बारे में सोचकर, विचार कर बनती है। अपने से दूर बड़ी दुनिया के विस्तार को जानकर और समझकर बनती है। दूसरी समझने की बात यह है कि कुछ भी हमेशा ऐसा नहीं था जैसा आज है या आज दिखता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब पैदा होते हैं, पनपते हैं, नष्ट होते हैं। कुछ भी अनादि और अनंत नहीं है। तीसरे, इतिहास में भी विज्ञान के तरीकों से ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। कायदे और समझदारी से परत दर परत खास जगहों की खुदाई होती है और इससे मिले मानवों और वस्तुओं के अवशेष या खंडहरों का अध्ययन और विश्लेषण होता है। तब इतिहास के कालक्रम और उसकी विशेषताओं के समझदार निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यही उदार और निष्पक्ष इतिहास दृष्टि, विज्ञान दृष्टि हिंदू को और हर नई पीढ़ी को बेहतर और समझदार इंसान बनाएगी। पुरानी दुनिया के बड़े बड़े शहर। मैं लिख चुका हूं कि आदमियों ने पहले पहल बड़ी बड़ी नदियों के पास और उपजाऊ घाटियों में बस्तियां बनाई, जहां उन्हें खाने की चीजें और पानी इफरात में मिल सकता था।
उनके बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर थे। तुमने इनमें से कुछ मशहूर पुराने शहरों का नाम सुना होगा। मेसोपोटामिया में बाबुल, नेनुवा और असुर नाम के शहर थे, लेकिन इनमें से किसी शहर का अब पता नहीं है। हाँ, अगर बालू या मिट्टी में गहरी खुदाई होती है तो कभी कभी उनके खंडहर मिल जाते हैं। इन हजारों वर्षों में वे पूरी तरह मिट्टी और बालू से ढक गए और उनका कोई निशान भी नहीं मिलता। कुछ जगहों पर इन ढके हुए शहरों के ठीक ऊपर नए शहर बस गए। जो लोग इन पुराने शहरों की खोज कर रहे हैं, उन्हें गहरी खुदाई करनी पड़ी है और कभी कभी तले ऊपर कई शहर मिले हैं, यानी एक के ऊपर एक। ये बात नहीं है कि ये शहर एक साथ ही तले ऊपर रहे हों। एक शहर सैकड़ों वर्षों तक आबाद रहा होगा, लोग वहां पैदा हुए होंगे और मरे होंगे, और कई पुश्तों तक यही सिलसिला जारी रहा होगा। धीरे धीरे शहर की आबादी घटने लगी होगी और वो वीरान हो गया होगा। आखिर में वहां कोई न रह गया होगा और शहर मलबे का एक ढेर बन गया होगा। तब उस पर बालू और गर्द जमने लगी होगी और ये शहर उसके नीचे ढक गए होंगे, क्योंकि कोई आदमी सफाई करने वाला था ही नहीं। एक मुद्दत के बाद दूसरा शहर बालू और मिट्टी से ढक गया होगा और लोगों को इस बात की याद भी न रही होगी कि यहां कोई शहर था। सैकड़ों बरस गुजर गए होंगे, तब नए आदमियों ने आकर नया शहर बसाया होगा और ये नया शहर भी कुछ दिनों के बाद पुराना हो गया होगा। लोगों ने उसे छोड़ दिया होगा और वो भी वीरान हो गया होगा। एक जमाने के बाद वो भी बालू और धूल के नीचे गायब हो गया होगा। यही कारण है कि कभी कभी हमें कई शहरों के खंडर ऊपर नीचे मिलते हैं। यह हालत खासकर बलुई जगहों में हुई होगी, क्योंकि बालू हर एक चीज पर जल्दी से जम जाया करती है। कितनी अजीब बात है कि एक के बाद एक दूसरे शहर बने, मर्दों, औरतों और बच्चों के जमघटों से गुलजार हों और फिर धीरे धीरे उजड़ जाएं। और जहां ये पुराने शहर थे, वहां नए शहर बसें और नए नए आदमी आकर वहां आबाद हों। फिर उनका भी खात्मा हो जाए और शहर का कोई निशान न रहे। मैं तो इन शहरों का हाल 2-4 जुमलों में लिख रहा हूं, लेकिन सोचो कि इन शहरों के बनने और बिगड़ने और उनकी जगह नए शहरों के बनने में कितने युग बीत गए होंगे। जब कोई 70 या 80 साल का हो जाता है तो हम उसे बूढ़ा कहते हैं, लेकिन उन हजारों वर्षों के सामने 70 या 80 साल क्या हैं? जब ये शहर रहे होंगे तो उनमें कितने छोटे छोटे बच्चे बूढ़े होकर मर गए होंगे और कई पीढ़ियां गुजर गई होंगी। और अब बाबुल और नेनुवा का सिर्फ नाम बाकी रह गया है। एक दूसरा बहुत पुराना शहर दमिश्क था, लेकिन दमिश्क वीरान नहीं हुआ, वो अब तक मौजूद है और बड़ा शहर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि दमिश्क दुनिया का सबसे पुराना शहर है। हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे ही पर हैं। सबसे पुराने शहरों में एक का नाम इंद्रप्रस्थ था, जो कहीं दिल्ली के आसपास था, लेकिन इंद्रप्रस्थ का अब निशान भी नहीं है। बनारस या काशी भी बड़ा पुराना शहर है, शायद दुनिया के सबसे पुराने शहरों में हो। इलाहाबाद, कानपुर और पटना और बहुत से दूसरे शहर जो तुम्हें खुद याद होंगे, नदियों ही के किनारे पर हैं, लेकिन ये बहुत पुराने नहीं हैं। हाँ, प्रयाग या इलाहाबाद और पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, कुछ पुराने हैं। इस तरह चीन में भी पुराने शहर हैं।
सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।